इस प्रकार के वाइब्रेशन से एक तरंग पैदा होगी। ये जो तरंग पैदा होगी, कुछ कुछ यहां पे जिस प्रकार की तरंग बनेगी, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वहां भी वैसी ही तरंग बनती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को तरंग मान करके जब श्रोडिंगर ने उनकी इक्वेशन बनाई तो वो इक्वेशन इस प्रकार की दिखाई दी। कितने अभिविन्यास हो सकते हैं ये डिपेंड करता है -L से +L। -L से प्लस तक कितने नंबर आ सकते हैं, 12+1, तो 12+1 अभिविन्यास हो सकते हैं। जितने अभिविन्यास उतने ही कक्षक। मतलब इसका जो प्रेक्षण लिया जाता है ना बेटा, इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली लिया जाता है, प्रयोगों से लिया जाता है। हेलो, हाँ जी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। देखो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप इलेक्ट्रॉन को कण की तरह ना मान के चलें, आप इलेक्ट्रॉन को तरंग की तरह मान के चलें, है ना। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने जो परमाणु का मॉडल बनाया, उस परमाणु के मॉडल में इस बात पे ध्यान रखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका तरंग गुण है और कण गुण है, दोनों गुण हैं। इस बात का ध्यान रख करके उन्होंने मॉडल बनाया। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। जस्ट पुट ऑन द हेडिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या था, देखो सबसे पहले दो तरह की फिजिक्स है। एक फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, थोड़ी इंग्लिश चलेगी इसमें ना। दूसरी है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम को हिंदी में भी क्वांटम ही बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े बड़े कणों की बात करते हैं, जैसे मार्कर हो गई, बॉल हो गई, कार हो गई, जो भी हम पढ़ के आए हैं फिजिक्स, जस्ट अभी पढ़ के आए 2 मिनट पहले, वो क्या है, वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। उसमें जो सबसे शानदार फॉर्मूला है वो है F=m×a। ये कितना शानदार है ये तो आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पता चलेगा, बट ये है बहुत शानदार। उसके बाद क्वांटम मॉडल आता है। क्वांटम मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो जब आप सूक्ष्म कणों की बात कर रहे होते हो, तो क्या हमने लास्ट लेक्चर्स में इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सूक्ष्म कणों के लिए जब भी आप कंसेप्ट लगाते हैं तो उनको पार्टिकल मान के स्टडी करना मुश्किल काम है। तो उनका नेचर कण जैसा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कण जैसा है, उसकी जो प्रकृति है वो ज़्यादा कणीय प्रकृति है, तो हम उसको कण मान करके पढ़ते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो मोस्टली लगता है E=mc²। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है E=mc²। तो अब हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। गॉट इट। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अब इसमें है क्या, इसमें एक व्यक्ति का नाम है जिसकी स्पेलिंग बहुत ही अजीब सी है, श्रोडिंगर। इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने एक परमाणु का ऐसा मॉडल डेवलप किया जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कण प्रकृति और उसकी तरंग प्रकृति दोनों का ध्यान रखा। तो लिखें, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की कण एवं तरंग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए
एक मॉडल डेवलप किया, एक मॉडल बनाया, ऐसे बोल सकते हैं। एक मॉडल बनाया, तो तरंग प्रकृति को और कण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक मॉडल बनाया। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडल के अंदर क्या था। थोड़ा अजीब लग सकता है, बट आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ों को आज एज अ फैक्ट इकट्ठा करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको अपन एक तरंग के रूप में देख सकते हैं। और कौन सी तरंग? हम उसको देख सकते हैं स्टैंडिंग वेव की तरह। अब आप बोलोगे सर स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव आप पढ़ोगे वेव वाले चैप्टर में फिजिक्स के अंदर। बट अभी आप ऐसे समझें कि मैं एक काम करूं, इस तरफ से मैं एक दीवार बनाऊं, इधर मैं एक दीवार बनाऊं, और उस दीवार के बीच में ऐसे एक रस्सी बांध दूं, दोनों दीवार के बीच में, और उस रस्सी को पकड़ करके मैं इसे छोड़ दूं। तब इस रस्सी को पकड़ के मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये रस्सी वाइब्रेशंस करेगी इस तरह के। इस प्रकार के वाइब्रेशन से एक तरंग पैदा होगी। ये जो तरंग पैदा होगी, कुछ कुछ यहां पे जिस प्रकार की तरंग बनेगी, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वहां भी वैसी ही तरंग बनती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रोडिंगर कह रहा है। तो श्रोडिंगर सर ने ऐसा कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो उसका जो तरंग का गुण है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम एक स्टैंडिंग वेव, है ना, एक स्टैंडिंग वेव जिसके दोनों हिस्सों, जैसे एक रस्सी, जब रस्सी को दोनों तरफ से बांध दिया जाए तो उसमें जिस प्रकार की स्टैंडिंग वेव बनती है, कुछ कुछ उसी प्रकार की वेव जो है, वेव जो है, तरंग जो है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए देखी जाती है जब वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। ये श्रोडिंगर ने कहा। तो क्या हम इसको एज ए फैक्ट याद रख सकते हैं? हाँ यार ठीक है, ऐसी कोई बात बोली गई थी, सर ने बताई थी, हमने लिख ली, चलो नोट करो। श्रोडिंगर के अनुसार नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण उस रस्सी में पैदा होने वाली स्टैंडिंग वेव की तरह है। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इस फिजिक्स में पढ़ना है। स्टैंडिंग वेव की तरह है जो रस्सी को दोनों ओर से बांधने पर, दोनों ओर से बांधकर खींचने से पैदा होती है। ऐसा है। आप डायग्राम बना सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि हम स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, एक छोटी सी बात है, उसको और समझते हैं। जब ये रस्सी है, देखो ध्यान से देखना, ये अपने दोनों तरफ से एक रस्सी को बांध दिया, रस्सी को बांध के वैसे खींचा और छोड़ दिया, रस्सी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। जब रस्सी में जो कंपन आ रहा है, जो तरंग पैदा हो रही है, उस समय
रस्सी अपनी माध्य स्थिति से ऊपर नीचे ऐसे हो रही होगी हर एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पर हर एक तरंग के अंदर आयाम होता है। तो जैसे मान लेते हैं इस तरंग का जो आयाम है वो a है, तो जो तरंग का आयाम है ना वो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है, या एक्स वाई जेड के रूप में अपन उसको बता सकते हैं। तो तरंग का जो आयाम है वो एक फलन है एक्स वाई और जेड का। एक्स और वाई जेड के हिसाब से आयाम के अलग अलग मान जो है वो निकल करके आएंगे। ये एक छोटी सी बात है, उसमें ऐड कर लीजिए। अब मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को बिल्कुल वैसे समझाने की कोशिश करें कि जब ये जेईई एडवांस के पेपर में भी यहां से कोई सवाल बने तो आपसे हो सके। इस टॉपिक से जब सवाल बनता है ना तो बेसिकली क्वांटम नंबर से ज़्यादा बनता है। तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, 11वीं क्लास में भी आपने स्टडी किया है, वहाँ से सवाल भी बनते हैं, सवाल हो भी जाते हैं, आसान होता है। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमें बीटेक में पढ़ाई जाती है। जब आप बीटेक में जाओगे ना तो फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर आपको वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेईई एडवांस। तो जितना आप पकड़ पा रहे हैं पकड़ लेंगे, क्योंकि जेईई एडवांस में जो बच्चा 500 1000 रैंक एम करता है, अच्छी रैंक एम करता है, वो प्रॉपरली पढ़ाई करता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं, जितना समझ में आता है, जितना पकड़ पाते हो पकड़ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई। किस प्रकार की इक्वेशन? उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसके लिए उन्होंने एक तरंग समीकरण बनाया, और उस तरंग समीकरण को श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम दिया गया। अब हम उस तरंग समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो लिखें, श्रोडिंगर ने नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित तरंग का एक समीकरण प्रस्तुत किया, है ना। गति से संबंधित तरंग का एक समीकरण प्रस्तुत किया। और तरंग के उस समीकरण को अपन श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तरंग के उस समीकरण को अपन श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, पढ़ोगे तो दिमाग चकराता है थोड़ा सा देख करके, बट अपन को तो काला अक्षर भैंस बराबर समझ के लिख लेना है। तो लिखो, एक होता है डी, उसको ऐसे बनाते हैं। एक होता है डेल, ये डेल है, तो डेल में थोड़ा सा ऐसे बनाना है। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको देखते रहने से भी कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसी ही रहेगी, तो आप लिख लो, बेटर है। प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं पार्श्व अवकलन। ये जीवन के किसी पड़ाव में आप सीखोगे। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो जनरली इसको जानते हैं, बाकी बच्चे टाइम के साथ साथ सीखेंगे, है ना। अपॉन एच स्क्वायर। एम वही है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो रही है। एच वही है, प्लैंक स्थिरांक है ना। उसके बाद था ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर सर की वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन अगर एक तरंग है तो उस तरंग का समीकरण ऐसे होगा।
हर तरंग का एक समीकरण होता है। तो ये तरंग का समीकरण कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखाई देगा। अब कौन सी चीज क्या है वो समझते हैं एक एक करके। इसमें जो साई है ना, ये त्रिशूल जैसा जो आपको दिख रहा है, इसको साई बोलते हैं। ये क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन को एक तरंग की तरह देखेंगे तो हर एक तरंग में एक खास चीजें होती हैं। आपको तो पता ही है तरंग के बारे में, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ रखा है। जैसे कोई तरंग है तो तरंग का आयाम होता है ना, तो ए बोलते हैं। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की तरंग है या इलेक्ट्रॉन का जो तरंग का फलन है उसका जो आयाम है वो साई होगा। तो लिखें, इलेक्ट्रॉन तरंग या तरंग फलन का आयाम होता है, ये ऐसा है। गॉट इट? ये आपका साई होता है। साई के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। स्मॉल एम क्या होता है? सिंपल सी बात है, स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो लिख लीजिए स्मॉल एम के लिए। स्मॉल एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अच्छा, ई क्या है? ई है कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। अच्छा, वी क्या है? वी है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। इसको लिखने का तरीका हो सकता है डेल ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू साई। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये एक डेल ऑपरेटर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो कुछ आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसा सोच सकते हो आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर, सॉरी फाई कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा? डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। उसको अपन ये बोले, ये डेल्टा कहलाता है, या इसको डेल बोल सकते हैं सिंपल। ये डेल का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ये डेल का स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ोगे? डेल का स्क्वायर के रूप में पढ़ोगे। तो डी एल डेल, और इसको आप डेल स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको अपन एक ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। और फिर से वही बात, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सही बड़ा अजीब लग रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, इसका अजीब है ये, बट समझाने की कोशिश करेंगे, एक बार लिखते रहो। तो अगर ऑपरेटर के रूप में लिखेंगे तो ये पूरी चीज़ कंबाइन करके लिख दी। प्लस में क्या चल रहा है? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अभी लिख के रख लो एक बार, फिर देखते हैं। इसका एक नाम और होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं। और एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड निर्देशांक ज्योमेट्री के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स वाई जो है आपके निर्देशांक हैं, एक्स वाई जेड निर्देशांक हैं। लिख लीजिए, फिर ये एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी बातें छोड़ देनी है।
हम लोग लास्ट क्लासेस में जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, उसमें हम ये सीख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन को कण की तरह देखना बंद कर दो। इलेक्ट्रॉन कण से ज़्यादा बेहतर है कि आप इलेक्ट्रॉन को तरंग की तरह देखें। और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, सूक्ष्म कण के लिए, ये पता ही नहीं लगा सकते हो कि वह एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा। तो हमने जो आर का फॉर्मूला बनाया, जो वी का फॉर्मूला बनाया, वो सब रद्दी था, उसका कोई काम नहीं था। अब क्या होता है, अब श्रोडिंगर ये ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कण की तरह मान करके तो हम कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाए, बाद में फेल भी हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को तरंग की तरह मान करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है ना, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना तरंग को जेई के लिए, तो आप देखोगे कि हर एक तरंग की इक्वेशन बनती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को तरंग मान करके जब श्रोडिंगर ने उनकी इक्वेशन बनाई, तो वो इक्वेशन इस प्रकार की दिखाई दी। जब आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेकंड ईयर में अनुज कुमार ये पढ़ाया जाएगा कि इस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है। पर अभी अपन को इतना लोड नहीं देना है, कौन क्या क्या है वो समझते हैं। अगर मैं तरंग मान के चलूँ इलेक्ट्रॉन को, तो उस तरंग का कुछ ना कुछ आयाम होगा, वो प्लस में कुछ जाएगी, माइनस में कुछ जाएगी। तो उस तरंग का जो भी आयाम है, उस आयाम को अपन साई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक्स वाई जेड निर्देशांक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक फलन में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो हम पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं, बाकी दो को कांस्टेंट मान करके, फिर हम y के सापेक्ष करते हैं इन दोनों को कांस्टेंट मान करके, फिर हम z के सापेक्ष करते हैं इन दोनों को कांस्टेंट मान करके। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपके कोर्स में अभी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, जब आएगा तब बता देंगे। अभी दिख गया अब आपको तो बता दिया गया है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है। अच्छा, तो ये इक्वेशन में आ गया। अब हमने क्या किया, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। ये जो चीज़ देख रहे हो इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, तो इतना याद रख लो, या फिर इसको लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन आपके श्रोडिंगर भाई साहब ने बना करके दी। दैट्स इट। अब क्या हुआ, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको तीन प्रकार के इंटीजर्स प्राप्त हुए। तीन प्रकार के हमें पूर्णांक प्राप्त हुए। कौन कौन से, हमें तीन प्रकार के इंटीजर मिले। उन इंटीजर को हमने क्या नाम दिया, क्वांटम नंबर्स का नाम दिया। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये तरंग की इक्वेशन है। कौन सी तरंग, इलेक्ट्रॉन की तरंग। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको साई की वैल्यूज मिलेंगी। तो साई की हमें तीन प्रकार की वैल्यूज मिली, और उसे अपन कहते हैं क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। सर एक और पढ़ रखी है हमने, स्पिन क्वांटम संख्या, वो इसका सॉल्यूशन नहीं था, वो कुछ और था, बात करेंगे। पर इसके सॉल्यूशन में तीन चीजें निकल करके आती हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको कुछ तो समझ में आया कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चीज़ क्या है। इलेक्ट्रॉन को तरंग मान करके एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को सॉल्व किया, उससे हमारे पास तीन वैल्यूज निकल करके आई। और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ये त्रिज्या होगी, ये वेग होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। अब हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बता सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि ऑर्बिट शब्द खत्म हो गया, और कौन सा नया शब्द आया, ऑर्बिटल। जहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, हम ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाएं, थोड़ा बहुत लिखें इसके बारे में, है ना। केमिस्ट्री में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि जब एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो यही काम आएंगे। ठीक है, चलो लिख लो, कुछ रह गया है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। लिखे, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो साई के तीन सॉल्यूशन मिले।
SI की 3 वैल्यूज मिली, ऐसा बोल सकते हो। सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। 3 वैल्यूज मिली जिसे क्वांटम नंबर का नाम दिया गया। जिसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अच्छा, कितनी है ये क्वांटम संख्याएं? सॉल्यूशन कितने हैं? 3 सॉल्यूशन है। तो पहला है, नाम बता दूं पहले आपको मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस प्रकार से 3 क्वांटम संख्याएं जो है वो आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लिख लो आराम से। ये 3 क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल, मतलब कक्षक की जानकारी देते हैं। ऐसा है, ये तीनों मिलकर के हमको कक्षक की जानकारी देते हैं, ऑर्बिटल की जानकारी देते हैं। अच्छा, थोड़ा जे एडवांस वाली बातें चल रही है, ध्यान सुनना। आपसे अगर कोई पूछे कि कक्षक अर्थात ऑर्बिटल के बारे में जानकारी चाहिए, तो अगर कक्षक या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर 3 क्वांटम नंबर की आवश्यकता होगी। कौन से 3 क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी और चुंबकीय। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपके कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी चाहिए, तो इन 3 के अलावा आपको एक क्वांटम संख्या की जरूरत और पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम संबर या फिर चक्रण क्वांटम संख्या। तो लिखें, कक्षक के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए एक और क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है,
एक और क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है एक और क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है जिसे स्पिन क्वांटम नंबर विद इन ब्रैकेट चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो एक और की आवश्यकता होती है जिसे चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे आपने पृथ्वी को देखा है ना अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हुए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करता है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसकी जो जानकारी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो प्रेक्षण है, ये हम प्रैक्टिकली लेते हैं, प्रयोगों से लेते हैं। और ये किस पे आधारित होता है, इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, इस पर आधारित होता है। तो लिखें इस क्वांटम नंबर, यह क्वांटम नंबर, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के खुद के अक्ष पर चक्रण से संबंधित है। साथ ही साथ ये बात भी लिख लीजिए, ये जो है प्रयोगों पर आधारित है। तो यह है प्रयोगों पर आधारित है। मतलब इसका जो प्रेक्षण लिया जाता है ना बेटा, इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली लिया जाता है, प्रयोगों से लिया जाता है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं जो बिल्कुल आपके 1 फुट बाउंसर जा सकती है, कोशिश करना जितना आप समझ सको। हम जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। पीओवी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, छोटा सा लिखें। श्रोडिंगर का जो समीकरण है, श्रोडिंगर के समीकरण को अगर अपन देखें तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ज़्यादा आसान है अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में देखें तो। अब ये 2 वर्ड्स ही ऊपर से निकल गए होंगे, तो लिखो श्रोडिंगर इक्वेशन को, इसकी स्पेलिंग ऐसी है, श्रोडिंगर इक्वेशन को श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, अच्छा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा और फाई। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा, फाई में सॉल्व करना कार्तीय चिन्ह परिपाटी अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे लिख दूं, श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना कार्तीय चिन्ह परिपाटी x, y, z में सॉल्व करने से
आसान है। मतलब अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करेंगे r, थीटा, फाई में, तो इसको इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना आसान है हमारा जो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है उसमें सॉल्व करने से। ये कहने का मतलब है। अच्छा जी, तो अब जीवन में काफ़ी परेशानी हो चुकी है, अब हमें ये समझना चाहिए कि स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आ जाओ इधर। तो देखते हैं कि स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ है, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्या बचपन में तुमने सबसे पहले जब x, y, z को देखा था तुम्हें अजीब लगा था? पहली बार लाइफ में जब आपको पढ़ाया गया था कि x की एक्सिस होती है, y एक्सिस क्या होती है, अजीब लगा था ना? ऐसे आज मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप एक अच्छे कॉलेज में होंगे, NIT में होंगे, IIT में होंगे, एम्स में होंगे, अच्छे कॉलेज में होंगे। जब भी आप फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, r, थीटा और फाई। तो यहाँ पे मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ जो प्राइमरी टीचर ने प्ले किया था XYZ के अंदर। अगर 5th क्लास में, 6th क्लास में आपको आपके स्कूल टीचर ने सिखाया था ना x एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस क्या होती है, z एक्सिस क्या होती है, सेम काम मैं कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाए तो आपको समझ में आए कि हाँ यार सर ने ऐसा कुछ बताया था। हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस को एक बार ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा अपने अंदाज में। तो ये हम ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं हमारी एक्स एक्सिस, ये हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, ये हम ले रहे हैं जेड एक्सिस। अब मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझाता हूँ कि आपका स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। मान लो एक पॉइंट है आपका P, यहाँ कोई पॉइंट है P, ये है x, y, z। अच्छा, इस पॉइंट P तक आप पहुंचोगे कैसे? तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट P तक हम पहुंचेंगे यहाँ से, ये हमारा R होगा। तो सबसे पहली चीज आपको R समझ में आ गया, वो जो लेंथ आ रही है वो R है। सेकंड, थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है। डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है P, इस पॉइंट P का अगर मैं एक्स वाई तल में एक छाया लेता हूं तो वो छाया यहां कहीं पे आएगी। अब ये इमेजिनेशन करने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। जैसे ये एक्स वाई जेड है, मान लो ऐसे है, तो यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का अगर मैं छाया लूंगा तो वो छाया यहाँ कहीं आएगी ना, इस तल के अंदर। तो यहाँ जो छाया आ रही है ये है एक्स वाई तल में पॉइंट P की छाया, है ना? एक्स वाई तल में पॉइंट P का प्रोजेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन है इसको जोड़ो, जोड़ दिया। इस प्रोजेक्शन को जब जोड़ोगे तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा वो फाई होता है। ये है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और कुछ नहीं है। थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा होता है जो पॉइंट आपका P है, उस पॉइंट P तक आप पहुंचे R, उसका जो एंगल बन रहा है उसको अपन थीटा बोलते हैं। थीटा को बेसिकली पोलर एंगल कहा जाता है। ये पूरा इंग्लिश में पढ़ लो आप, ठीक रहेगा, क्योंकि आपके वैसे भी इंग्लिश में आगे पढ़ना है। तो थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर एंगल। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पर, प्रोजेक्शन समझ गए ना, छाया, उस पॉइंट P की जो एक्स वाई एक्सिस में छाया आ रही है, उस छाया को अगर अपन इससे जोड़े तो ये जो एंगल आ रहा है इसको फाई बोलते हैं।
ये जो फाई है ये एजिमुथल एंगल कहलाता है ना। ये जो फाई है इसको एजिमुथल एंगल कहते हैं। दिस फाई इज कॉल्ड एज नथिंग बट एजिमुथल एंगल। इस फाई को एजिमुथल एंगल कहते हैं। ओ से पी तक जो आपको दिख रहा है, जैसे आप ओ नाम दे सकते हैं इसको, ये ओ से पी तक जो आपको दिख रहा है, ये ओ से पी तक जो आप देख पा रहे हैं इसको आर कहते हैं, इसको रेडियल डिस्टेंस कहते हैं। ओ से पी तक जो है दिस इज कॉल्ड एज आर, और इसको कहते हैं रेडियल डिस्टेंस। तो ओ से पी तक आर है और ये कहलाता है रेडियल डिस्टेंस। अच्छा, इससे ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, पहले आराम से कॉपी कर लो फिर देखेंगे। चलो आगे बढ़े। अब ऐसे देखो, इस आर का इधर जो घटक आएगा वो कौन सा होगा? आर का इस तरफ जो घटक आएगा वो कौन सा होगा? अच्छा मैंने, हाँ, थीटा को बेटा आपको एक बार रीमार्क करना पड़ेगा। थीटा को आपको रीमार्क करना पड़ेगा। दिस इज थीटा। एक बार थीटा को रीमार्क कर लो, चल जाएगा। मतलब ये भी थीटा लेके अपन बता सकते हैं, बट जनरली इसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ताकि कॉस्ट में आंसर आ जाए। हाँ, तो ये आर जो है, इस आर का इस तरफ घटक कितना आएगा? आर कॉस थीटा, पक्की बात। ये ऐसे कहीं पे है तो इसका इधर कितना आएगा? आर कॉस थीटा। और इधर कितना आएगा? ये कितना होगा? ये होगा आर साइन थीटा। एंगल की तरफ, एंगल की तरफ क्या होता है? एंगल की तरफ होता है कॉस, एंगल के अपोजिट साइन। ये कैसे, आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है? ये पॉइंट ऐसे कहीं बीच में है, तो ये जो एंगल है फिर इसका प्रोजेक्शन है नीचे, तो ये ऐसे 90 डिग्री बन रहा है। तो इधर ये है आर कॉस थीटा और फिर इधर आ रहा है आर साइन थीटा। अच्छा, एक और बात, आर साइन थीटा जब इधर आएगा तो आर साइन थीटा कॉस फाई होगा। कैसे? अब इसका इस तरफ जो घटक आएगा वो कॉस आएगा, तो इसका इधर घटक आर साइन थीटा का इधर घटक आर साइन थीटा कॉस फाई, और आर साइन थीटा का इधर जो घटक आएगा इधर, ये आएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ऐसे तो हम क्या बोल सकते हैं, जो z है वो है आर कॉस थीटा। थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा, चल जाएगा। जब सवाल करेंगे एडवांस का तो हेल्प हो जाएगी इससे अपनी। तो z बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। अगर अपन x की बात करें तो x कितना आ रहा है? आर साइन थीटा कॉस फाई। और अगर अपन y को कंसिडर करें तो हमारा y कितना आ रहा है? आर साइन थीटा साइन फाई, है ना। तो ये आ रहा है आर साइन थीटा साइन फाई। अच्छा, अगर अपन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे ना, अगर हम तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो आएगा आर स्क्वायर के बराबर। ये मेन जान है आपके कंसेप्ट की। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर आता है। ऐसा है, ठीक है। हो गया प्रोसेस, ऐड कर लो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखने जा रहे हैं कि अभी अभी इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने एक चीज देखी, वो थी साई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो अपन ने साई देखा अरुण, अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस साई का मीनिंग क्या है ना, इस साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो लिखे साई के मायने। देखो,
अगर आपको केवल ये समझना है कि साई चीज क्या है, तो जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह है। उस तरंग का या उस तरंग फलन का जो आयाम है वो साई है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एक तरंग के रूप में देखें, इलेक्ट्रॉन को अगर एक तरंग के रूप में देखें, तो उस इलेक्ट्रॉन तरंग या तरंग फलन का आयाम होता है साई। वैसे साई का कोई भौतिक मायने नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर एक बंदा था मैक्स बॉर्न, उन्होंने बताया कि साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई तो बस आयाम है, पर साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर जो होता है ना, वो सीधा सीधा समानुपाती है कि इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे उनकी प्रायिकता के। मतलब अगर साई स्क्वायर का मान ज़्यादा है तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता ज़्यादा है। अगर साई स्क्वायर का मान कम है तो वहां पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना उतनी ही कम है। तो हाँ, हम बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे एग्जाम में जब पूछेगा तो हम जवाब दे पाएंगे। तो पहला फैक्ट अपन ने क्या इकट्ठा किया कि साई जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन को तरंग या इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन है उसका आयाम होता है साई किसी भी पॉइंट पे। और साई किस पे डिपेंड करता है? साई किसी भी बिंदु पर जो उसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, उन पर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तरंग को ऊपर देखें पॉजिटिव, तरंग को नीचे देखें नेगेटिव। सही है। साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई का कोई भौतिक मायना नहीं है, पर जो साई स्क्वायर है उस साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। और साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था मैक्स बॉर्न ने। और मैक्स बॉर्न ने क्या बताया था? मैक्स बॉर्न ने यह बताया था कि साई का जो स्क्वायर होता है, साई का जो वर्ग है, वो सीधा सीधा समानुपाती होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के। जितना ज्यादा साई स्क्वायर होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो कुछ भी सीखा उसको लिख लें तरीके से। चलो नोट करो। साई साई इलेक्ट्रॉन तरंग गति या इलेक्ट्रॉन तरंग फलन का आयाम है। एम्पलीट्यूड है। आयाम की मैं इंग्लिश लिख लो। तो साई इलेक्ट्रॉन तरंग गति का आयाम है। यह पॉजिटिव तथा नेगेटिव हो सकता है, जो कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक पर डिपेंड करता है। जो कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है। जो कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है। और वैसे अगर हम बात करें तो साई के कोई भौतिक मायने नहीं है, मतलब साई के कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई के कोई भौतिक मायने
मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो साई के कोई भौतिक मायने नहीं है, देर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। हाँ, साई स्क्वायर के भौतिक मायने जरूर है। साई स्क्वायर के भौतिक मायने क्या है? मैक्स बॉर्न ने बताया कि ये जो साई, इसको साई को ना अपन तरंग फलन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इस साई को तरंग फलन के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका नाम है ये वेव फंक्शन। कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना एग्जाम में आ जाए तो। अगर वो कहीं वेव फंक्शन की बात कर रहा है मतलब वो साई की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तरंग फलन का जो स्क्वायर है ना, साई का जो स्क्वायर है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। तो लिखें, मैक्स बॉर्न ने बताया कि तरंग फलन का वर्ग मतलब स्क्वायर अर्थात साई स्क्वायर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। और इसको अपन प्रायिकता घनत्व कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये हमने इसके बारे में जाना। और एक बात बताओ, क्या साई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? स्क्वायर है ना यार, साई क्या आयाम है, आयाम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर साई स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साई स्क्वायर जो है, इसके लिए आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, कक्षक के बारे में क्या ख्याल है? ऑर्बिटल के बारे में आप क्या सोचते हो? सर ऑर्बिटल तो नाभिक के चारों तरफ वो जगह है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक है। यार शब्द तो बदल गए हमारे ना, कैसे चेंज आया ना जीवन में। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के पहले हम एकदम छाती चौड़ी करके बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है। जैसे हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली भाई साहब ने अपनी बातें रखी, हवा निकल गई बोर के मॉडल की पूरी तरह से, है ना शुभम चौधरी? सही बात है। तो दोस्त के साथ बाद में बात कर लेंगे अपन। तो पॉइंट ये है कि ऑर्बिटल क्या चीज़ है? ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि एक नाभिक के चारों तरफ वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है।
शब्द ही चेंज हो गया, हम प्रायिकता वर्ड यूज करने लग गए। तो लिखें यह नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, मतलब कितनी प्रायिकता है? लगभग 90 से 95% के आसपास प्रायिकता है। लगभग 90 से 95% के आसपास प्रायिकता है। सर 100% क्यों नहीं है? भाई 100% तो कोई नहीं जानता इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। 100% तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। चलिए जी, अब हम देख रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना। तो हेडिंग लगा लेंगे क्वांटम नंबर्स। और पहली क्वांटम नंबर अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। देखें तो लिखना बंद करें, सुनना शुरू करें। अब वास्तव में हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो वास्तविक है नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका कह सकते हैं अपन एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वास्तव में क्या चीज़ है? ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल एक नाभिक के चारों तरफ वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक से अधिक है, और वास्तव में वही है। अब वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वो कैसा दिखता है, उसका एड्रेस क्या है, उसको पढ़ने के लिए अपन क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं आपको ऑर्बिटल तक पहुंचाएगा और ऑर्बिटल की जानकारी देगा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ये किसने दिया था? तो इसके बारे में बताया था बोर भाई साहब ने। बोर ने कहा था कि ये शेल की इंफॉर्मेशन देगा। शेल मतलब कोश की इंफॉर्मेशन देगा। कैसे? इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। उन्होंने कहा 1 का मतलब है के शेल, बचपन में आपने पढ़ा है। 2 का मतलब है एल शेल, के एल एम एन ऐसे। तो जो पहला क्वांटम संख्या है, पहली क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या आपको दो बातों के बारे में बताती है। पहला, ये आपको शेल का आइडिया देता है, और शेल से फिर ये किस चीज का आइडिया दे सकता है? ये हमें आकार का आइडिया दे सकता है और हमें ऊर्जा का आइडिया दे सकता है। एक बात बताओ, अगर n बराबर 1 है और n बराबर 2 है तो किसकी ऊर्जा ज्यादा है? जिसके लिए n का मान ज्यादा होता है ना, उसके लिए कक्षक का आकार भी बड़ा होगा और उसके लिए कक्षक की ऊर्जा भी बड़ी होगी। मतलब अगर n बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, थोड़ा चलेगा इंग्लिश, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बड़ा होगा, और आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बड़ा होगा। अच्छा, एक चीज और है। वैसे तो हमेशा अगर कोई, यहां एक नोट का पॉइंट आप लिख सकते हैं,
बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना, बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऊर्जा N एवं L दोनों पर निर्भर करती है। ये बाद में समझ में आ जाएगा, लिख लो अभी। पर हाँ सही है, अगर जैसे 1 से ज़्यादा ऊर्जा 2 की है, 2 से ज़्यादा ऊर्जा 3 की है, 3 से ज़्यादा ऊर्जा 4 की है, 4 से ज़्यादा ऊर्जा 5 की है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। अच्छा, काम के पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, कुछ समझ में बाद में धीरे धीरे आएंगे। कक्षकों की संख्या का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है समझना। अगर आपके पास nth शेल की आप बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर, जहां l है शेल, ऐसे। अच्छा सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 का स्क्वायर 9 होंगे। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आप तुम खुश रहोगे थोड़ा जीवन में। तुम्हें समझ में आ रहा है ऑर्बिटल क्या चीज है? n बराबर 1 होता है, 1 में केवल s होता है। n बराबर 2 होता है, 2 में s भी होता है, p भी होता है। n बराबर 3 होता है, 3 में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। 11th क्लास की कुछ बातें याद है? बिल्कुल गधे तो हो नहीं आप लोग, है ना? तो इस हिसाब से आपको पता है s में एक डब्बा होता है, s में एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, s में एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, d में 5 डब्बे होते हैं। तो ये जो डब्बा है ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ये है कक्षक, इसकी बात चल रही है। ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, इसकी बात चल रही है। और अभी मैं कहां हूं? अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि n का मतलब क्या होता है। तो n बराबर 1 में, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, मतलब डब्बे का फॉर्मूला है n स्क्वायर। क्या ये सही है? n की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, एक डब्बा, सही है। n की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 डब्बे, 1 2 3 4, 4 डब्बे। या n की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे, है ना? तो बिल्कुल खजूर की तरह बैठे नहीं रहना है, समझना भी है कि हम जो चीज़ जानते हैं पहले से उसको हम वापस से एक बार देख रहे हैं बस। और क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम सिस्टमेटिकली सब कुछ लिखते हुए चल रहे हैं। ये 11th क्लास नहीं चल रही है, ये जेई की पढ़ाई चल रही है। तो जो भी फॉर्मूला आ रहे हैं वो साथ में लिखते हुए चलने पड़ेंगे। अच्छा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अच्छा, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो डब्बों की संख्या कितनी है? n स्क्वायर। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n स्क्वायर। जैसे n बराबर 3 में डब्बे हैं 9, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 18, तो 2n स्क्वायर, है ना? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक, ये बिल्कुल अपने बीच की बात है, इसको जज नहीं करेगा कोई मेरे को इसके ऊपर, मैं डब्बा लिख रहा हूं इसको, ठीक है? ये नोट्स केवल अपने बीच की बात है, डब्बा, ठीक है? मार्केट में जाके बेइज्जती मत कराना, डब्बा लिखा हुआ है, डब्बा अपने समझने के लिए है, इसको कक्षक बोलते हैं। तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? एग्जाम में डब्बा मत लिखिए ना बोर्ड वाले। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, ऐसे। तो एन स्क्वायर अगर कक्षकों की संख्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो गए? 2n स्क्वायर हो गए। ऐसे में समझा रहा था आपको। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जो भी जानकारी आवश्यक थी वो अपने लिखी है। रिया ठीक है, समझ आ रहा है? ओके।
चलो अब सेकंड देखते हैं, एजीमुथल क्वांटम संख्या। चलो एजीमुथल क्वांटम संख्या के पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं, लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, नाम कोई दिक्कत नहीं है। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके घर के नाम है ना। ये सोमरफील्ड ने इसके बारे में बताया था। इसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। और ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है वो ध्यान से सुनो। ये इंफॉर्मेशन देता है उपकोष के बारे में, मतलब सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहां से जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल का जो मान है वो 0 से n-1 तक जाता है। जैसे, और एक और चीज, अगर एल का मान 0 है तो ये एस उपकोष को बताता है। अगर एल का मान 1 है तो ये पी उपकोष को बताता है। अगर एल का मान 2 है तो ये डी उपकोष को बताता है। तो ये एफ उपकोष को बताता है। तो एल का मान 0 से n-1 तक जाता है, पहली बात तो याद रखनी यतेंद्र। और दूसरी बात बेटा, एल बराबर 0 कहीं पे आएगा तो आप एस बोलोगे, एल बराबर 1 आएगा तो पी बोलेंगे, एल बराबर 2 आएगा जय किशन तो आप डी कोष बोलोगे, एल बराबर 3 आएगा तो आप एफ उपकोष बोलोगे। फाइन, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जैसे यहां अपन एन की वैल्यू लिखते हैं, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल का मान कहां से कहां तक जाएगा। अब लिखना बंद कर सकते हैं, समझेंगे पहले। अगर एल एन का मान 1 है तो एल का मान कहां से कहां तक जाएगा। एल का मान 0 से n-1 तक जाता है। तो 0 से n-1 मतलब 1-1 तक जाएगा, तो 0 से 0 तक जाएगा। मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अच्छा, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है एस को। मतलब अगर अपन उपकोष की बात करें तो एस होगा। ये एस किसका है, 1 का है, तो 1 के पास केवल एस होता है, इसलिए 1 के पास केवल एस ही होता है। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 2 है, फिर अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l का मान कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2-1 मतलब 1 तक जाएगा। तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक अंकित कौन कौन सी वैल्यूज हुई, 0 भी हुआ, 1 भी हुआ। अच्छा निशा, 0 किसको बताता है, s को, और 1 किसको बताता है, p को। मतलब यहां पर s भी है और p भी है। किसका है, 2 का। तो 2 के पास s भी होता है और 2 के पास p भी होता है। ये हमको सीखने को मिला। क्लियर है।
अच्छा, n बराबर 3 के लिए चेक करते हैं। अब आप खुद करो एक बार फटाफट कॉपी में, n बराबर 3 के लिए खुद से करो, n बराबर 4 के लिए खुद से करो, देखो क्या क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। n बराबर 3 के लिए खुद से करो, n बराबर 4 के ऊपर खुद से करो। कोई बड़ी बात नहीं है। n इज इक्वल टू 3 है तो 0 से 3 माइनस 1 तक, मतलब 2 तक। तो इसमें 0 भी रहेगा, इसमें 1 भी रहेगा, इसमें 2 भी रहेगा। तो ये कैसे होने वाला है? 3 के साथ 0 है तो 3s है, 3 के साथ 1 है मतलब 3p है, 3d है, ऐसे। यही किया था क्या सबने? है ना, आ रहा है दिमाग में? सही है। अच्छा, n बराबर 4 के लिए कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है 0 से 4 माइनस 1 मतलब 3 तक। तो इसमें 0 है, 1 है, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा, 0 का मतलब होता है s, तो 4 में s भी होगा, 4 में p भी होगा, 4 में d भी होगा, 4 में f भी होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बताता क्या है, तो ये ऊर्जा के बारे में बताता है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना कि L और N दोनों मिलकर के ऊर्जा के बारे में बताते हैं, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमें बेसिकली ऊर्जा के बारे में ही बताता है। तो ऊर्जा के बारे में बताता है और ऑर्बिटल के आकार के बारे में बताता है। हम बाद में देखेंगे कि एस गोलाकार होता है, पी डंबल होता है, आपने थोड़ा बहुत 11 में पढ़ा भी होगा। तो ये हमें एक तो शेप के बारे में बताता है, आकार और ऊर्जा बताता है हमारे कक्षक की। ठीक है। अच्छा, हालांकि ऊर्जा अकेला नहीं बताता है, एन से ही पता चलती है, एल से भी चलती है, तो ये एन और एल मिलकर की ऊर्जा बताते हैं। एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्या पी जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? P2 से स्टार्ट होता है, मतलब 1p नहीं होता है, ये नहीं होता। अच्छा, D कहां से स्टार्ट होता है? D3 से स्टार्ट होता है, तो 2D नहीं होता, 1D नहीं होता। अच्छा, F कहां से स्टार्ट होता है? F4 से स्टार्ट होता है, तो 1F नहीं होता, 2F नहीं होता और 3F नहीं होता। ये याद रखना है, ये याद रखना है कौन कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो S की शुरुआत 1S से होती है, P की शुरुआत 2S से होती है। ठीक है, D की शुरुआत 3D से होती है, F की शुरुआत 4F से होती है। ऐसा है। तो कहां से किसकी शुरुआत हो रही है, ये हमें अच्छे से दिमाग में पता होना चाहिए। लिख लिया? अब हम एक चीज देख रहे हैं जो कि है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लिखें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है। एल की वैल्यू पुट करनी है, निकल के आ जाएगा आंसर। जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसको कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। लिख लीजिए, कक्षीय इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एल एल प्लस 1
अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाए। अच्छा, तो एस कक्षक के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एस कक्षक के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 0 0 प्लस वन एच अपॉन टू पाई, तो ये सिंपल आ गया एच अपॉन टू पाई। तो एस कक्षक के लिए अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, घबराने वाली बात नहीं है, कभी कभी बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है। एच बार पता है ना आपको, एच बार को अपन एच अपॉन टू पाई को अपन एच बार लिखते हैं, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। तो कहीं भी एच अपॉन टू पाई दिख जाए तो लविश उसको एच अपॉन टू पाई को एच बार लिख देना, और कहीं लिखा हुआ दिखे तो घबराना मत। ओके, अच्छा पी कक्षक के लिए निकालो एक बार, कैसे निकालोगे? पी कक्षक के लिए निकाल के देखो। तो पी कक्षक के लिए निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितना रहेगा? 1। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये आ गया अंडर रूट 2 एच बार या फिर अंडर रूट 2 एच अपॉन टू पाई, ऐसे इसको बोल सकते। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अगला देखें, इसमें एक पॉइंट और है नोट करने लायक, सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको इसी के ना, आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया अच्छा 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 एक गड़बड़ कर दिए, नंबर 3 मत डालो यार, उसी के पॉइंट्स चल रहे हैं, ऐसा लगेगा तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ने लग गया अपन, ऐसा नहीं है, इसी के पॉइंट चल रहे हैं अभी, तो इसी क्वांटम संख्या के पॉइंट चल रहे हैं, तो नंबर से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो नंबर मत डालो। अच्छा, एक उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले याद कर लेना आज। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला है 12 + 1। तुम्हारा मन कर रहा है इसको आजमाने का, आजमा लो, आ जाओ इधर, तो यही आजमा लेते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो कक्षकों की संख्या क्या हुई? फॉर्मूला 2 × 0 + 1 दैट इज 1, इसलिए एक्स में एक ही डब्बा होता है। अपन बोलते हैं ना एस में एक ही डब्बा क्यों होता है, इसलिए एस में एक डब्बा होता है। अच्छा वैसे पी में एल बराबर 1 3, तो कितने डब्बे हो गए? 3 डब्बे हो गए, ऐसे। डी में एल बराबर 2 5, 5 डब्बे हो गए। एफ में एल बराबर 3, कितने डब्बे हो गए? 7 डब्बे हो गए, ऐसे। अच्छा, एक सबशेल में या एक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो जितने डब्बे हैं उसको 2 से गुणा कर दो। कितने डब्बे हैं हमारे पास? 12 + 1, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एस में, तो एक डब्बा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 3 डब्बे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, 5 डब्बे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, 7 डब्बे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं।
ऐसे। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं ना बाद में नंबर भरते वक्त, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख लो आप भले ही 2 आते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। दिस इज लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, एक काम की बात लिखो, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, उसके लिए जो कक्षक की ऊर्जा है ना, वो केवल n के मान पर निर्भर करती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, कक्षक की ऊर्जा केवल n के मान पर निर्भर करती है। केवल n के मान पर निर्भर करती है। अच्छा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से बोल रहा हूं मैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो n अगर सेम है तो s, p, d और f सबकी ऊर्जा बराबर होगी। और वही कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और वही कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होनी जैसे कि हाइड्रोजन। एक और बात, यहां पर आप कह सकते हैं कि समान ऊर्जा है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो 2s की ऊर्जा 2p के बराबर होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो, मैंने ये बात कम से कम 6ठी बार बोली है, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है 7वीं बार, तो 3s 3p 3d बराबर होंगे क्योंकि n बराबर है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो, क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो गया, बाद में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि 1s 2s में फिलिंग कैसे करते हैं, 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, याद करो। ओ छोटे फ्यूज देखो इधर, 1s 2s 2p ये पढ़ाया गया था ना आपको, ऐसे पढ़ाया गया था ना कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है, ये सब पढ़ाया गया था। ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाली स्पीशीज के लिए है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर से बोल रहा हूं अब तो याद रहेगा, तो n की वैल्यू सेम है, ऊर्जाएं सेम होंगी। जैसे 4s की एनर्जी बराबर होगी 4p के, 4p की एनर्जी बराबर होगी 4d के, 4d की एनर्जी बराबर होगी बेटा 4f के। ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हुए, मतलब बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए n और l दोनों के मान के हिसाब से देखा जाएगा। तो लिखें, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए n व l दोनों के मान के आधार पर फैसला होगा। n व l दोनों के मान के आधार पर फैसला होगा। मतलब n+l रूल कहते हैं वो लगेगा। तो कौन सा रूल लगेगा, n+l रूल लगेगा। अगर बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और n का मान सेम है, जैसे ns है, np, nd, nf, अगर n का मान सेम है
तो फिर जनरली NH से ज़्यादा ऊर्जा होती है NP की, NP ज़्यादा होती है ND की, ND ज़्यादा होती है NF की। ऐसा है, ये इनका बढ़ता क्रम है ऊर्जा का, अगर बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और N सेम है तो। बाकी तो फिर N और L के आधार पर फैसला होता है, तो फिर अपन ऐसा देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, कि यदि N सेम है तो L का मान जब बढ़ता है तो अपन कह सकते हैं ऊर्जा बढ़ रही है। देखो कैसे, इन सब में N N N सेम है, L का मान चेंज है ना, S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। तो L का मान बढ़ रहा है तो ऊर्जा बढ़ रही है जब N सेम है, और अगर N और L दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर अपन N प्लस L लगाएंगे, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये था दूसरा क्वांटम संख्या जिसको आपने डिटेल में पढ़ा, लिख लो। हो गया, चलो अब हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, अगली क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, ये किसने बताया था, लिख लो नाम। गॉडस्मिथ, और दूसरा था उलेनबैक, इन्होंने बताया था। ये क्या बताता है, ये जो आपका कक्षक है ना, उस कक्षक का अभिविन्यास बताता है। लिखो, यह है कक्षक का अभिविन्यास बताता है। अर्थात हर एक अभिविन्यास एक कक्षक को प्रदर्शित करता है, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रत्येक अभिविन्यास एक कक्षक को प्रदर्शित करता है, एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। काम की बात, इसकी वैल्यू -L से +L होती है। ये बहुत काम की बात है, इसकी जो वैल्यू है वो -L से +L तक होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -L से +L तक होती है। अच्छा, तो -L से +L के बीच में आप सारी वैल्यूज ले सकते हैं जो आप चाहें। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ऐसे देखो, -L से +L तक कितनी वैल्यूज होंगी, माइनस का L, उसके बाद क्या होगा -L -1 -L -2, ऐसे करते 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 फाइनली क्या आएगा, -3 -2 -1, फिर आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा, फिर 1 2 3, ऐसे चलते चलते लास्ट में जब अपन फाइनल मोमेंट पे होंगे तो लास्ट में क्या आ रहा होगा, L -2 L -1 L। तो -L से +L तक की वैल्यूज ऐसे ही तो आएंगी यार। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसे मान लो आपको -5 से +5 तक की वैल्यू चाहिए, कैसे आएंगी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो ये सब अभिविन्यास है। अच्छा एक बात बताओ, -5 से 5 तक नंबर कितने आए टोटल,
5 नंबर तो ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए, और एक एक्स्ट्रा हो गया 0। तो टोटल कितने नंबर हुए? 10 + 1 दैट इज 11। -5 से, हेलो लिख लेना बाद में, -5 से +5 के बीच में नंबर कितने आए बताओ? 11 नंबर आए। सबको समझ में आ गया 11 कैसे हुए? -5 से -1 तक 5 हो गए, फिर 1 to 5 तक वापस 5 हो गए, 0 को काउंट करेंगे तो 11 हो गए ऐसे। तो -L से +L तक कितने नंबर आएंगे? देखो, -L से -1 तक ये L हो गया, फिर वापस 1 से लेकर L तक फिर से L हो गया, और ये 0। तो कितने नंबर हुए? 12 + 1 नंबर हुए। जितने नंबर उतनी ही अभिविन्यास, जितने नंबर उतने ही अभिविन्यास, जितने नंबर उतने ही अभिविन्यास, जितने अभिविन्यास उतने ही कक्षक। तो ये है अभिविन्यासों की संख्या। ये हो गया L, ये हो गया L, ये हो गया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है ना, तो L + L 12, 12 + 1। अभिविन्यासों की जो संख्या है यह कक्षक अभिविन्यास को बताता है, और जितने अभिविन्यास हैं उतने ही कक्षक हैं। तो उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी हुई? उपकोष में कक्षकों की संख्या हुई जितने अभिविन्यास हैं। अभिविन्यास कितने हैं? 12 + 1। क्या मैंने यही फॉर्मूला लिखाया था आपको कक्षकों का? देखो कक्षकों का फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा। उपकोष में कक्षकों की संख्या 12 + 1, तो ये यहीं से आया है। कितने अभिविन्यास हो सकते हैं ये डिपेंड करता है -L से +L। -L से प्लस तक कितने नंबर आ सकते हैं? 12 + 1। तो 12 + 1 अभिविन्यास हो सकते हैं। जितने अभिविन्यास उतने ही कक्षक, जितने अभिविन्यास उतने ही कक्षक, और इसलिए S में एक कक्षक होता है, एक डब्बा होता है, P में 3 डब्बे होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। अभी लिखो और समझाता हूं। जैसे अब पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे n = 1 की बात करें, तो n = 1 में L का मान कहां से कहां तक गया? 0 से। पूरा एक बार बनाते हैं। तो L का मान कहां से कहां तक होता है? L का मान होता है 0 से n - 1 तक। तो n में केवल 1 है, 0 है, ठीक है। अच्छा, कोष कौन सा हुआ? S हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 1s। अब अगर आप ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे -L से +L तक, तो इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ml कहां से कहां तक है? -के L से +के L तक। तो 0 में -के 0 से +का 0, क्या बात हुई हो? तो एक ही हुआ। तो 0 0 मतलब एक डब्बा, तो इसलिए 1s में केवल एक डब्बा होता है। अच्छा, n = 2 की बात करें, तो n = 2 में L का मान क्या होगा? 2 से 2 - 1 तक, मतलब 0 और 1। 0 के हिसाब से 2 में S भी आ गया, 2 में P भी आ गया। तो 2 में S भी आ गया और 2 में P भी आ गया। 2 के S को देखें तो वही बात हो गई सेम। तो 2 के S में तो एक डब्बा होगा। 2 के P में चेक करें, तो 2 के P में फॉर्मूला क्या लगेगा? -के L से +के L तक। L कितना होता है P के लिए? 2 होता है। तो के S P 1 होता है, सॉरी। तो -के 1 से +के 1 तक। तो P के लिए अगर देखेंगे तो -के 1 से +के 1 तक। -के 1 से +के 1 तक कितना हुआ? -1 भी हुआ, 0 भी हुआ और 1 भी हुआ। इसलिए P में 3 डब्बे होते हैं, 2P में 3 डब्बे होते हैं, -1, 0 और 1, इस तरीके से। तो कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इससे नहीं आ रहा है तो, कि S का मतलब हुआ कि L का मान है 0, तो -L से +L तक गए तो केवल एक ही डब्बा मिला। अगर P की बात करें तो P के लिए है 1, तो के 1 से +के 1 तक जाओगे तो 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0, +1, 3 डब्बे मिलेंगे। अगर D में जाओगे तो D होता है 2, तो के 2 से +के 2 तक जाओगे तो 5 डब्बे मिलेंगे, -का 2, -का 1, 0, 1 और 2। अच्छा, F क्या होता है? F होता है 3, तो F में अगर जाओगे तो 7 डब्बे मिलेंगे। कौन कौन से? -का 3, -का 2, -का 1, 0, 1, 2, 3। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसे 2P में अभी अभी आपने देखा 3 डब्बे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आप कहना चाहो तो ये -1, ये 0 और ये 1। ये क्या बताता है? ये बताता है अभिविन्यास को। अभिविन्यास का मतलब ये
2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो ये अभिविन्यास बता रहा है 2px 2py 2pz। 2px जो है उसके लिए वो -1 है, जो 2py है वो 0 है और जो 2pz है वो 1 है। तो वो वास्तव में जो -1 0 और 1 आ रहा है ना, वो इस तरीके से आ रहा है। एक बात और बताता हूँ आपके एडवांस के लेवल के हिसाब से, ऐसे ही बता रहा हूँ, चलो वापस बताता हूँ एक बार। जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जैसे 2p को आप देखोगे ना, तो बेटा 2p में 3 डब्बे मिलेंगे आपको, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। ऐसे ही आपकी खुशी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो 2px है उसके लिए l की वैल्यू +1 और -1 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। हमको पता है 3 वैल्यूज होनी है, -1 0 और 1। तो जो 2px है ना, वो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। जो 2py है वो भी -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। पर जो 2pz है वो हमेशा 0 ही होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या भला है, एल की एम एल की 3 वैल्यूज हैं, -1 0 1। अगर ये -1 हुआ तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 हुआ तो ये -1 हो जाएगा, पर 0 हमेशा pz ही होगा। ये कभी कभी एडवांस में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, और फिर उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या। यहाँ तक लिखे, फिर आगे देखते हैं। अभिविन्यास का मतलब पूछा है एक बच्चा चैट में। अभिविन्यास का मतलब ये होता है कि किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपको और बेहतर समझ में आएगा कि अभिविन्यास से वास्तव में हमारा मीनिंग क्या है। यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल लिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा काम की बात है, इसको लिख के रखिए। अगर कोई किसी प्रकार का कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो एक दिए गए उपकोष के जितने भी कक्षक होते हैं वो सब एक समान एनर्जी के होते हैं, एक समान ऊर्जा के होते हैं। उन्हें अपसारी कक्षक या डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कहा जाता है। लिखते हैं फिर समझेंगे। दिमाग अगर हैंग होने लग गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक छोटा सा रीस्टार्ट कर सकते हैं। अपने हाथ स्ट्रेच कर लो, कमर स्ट्रेच कर लो, पानी पी लो। आपका जो भी रीस्टार्ट बटन है उसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा। अगर डांस करने का मन कर रहा है तो वीडियो बंद करके डांस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में
एक दिए गए उपकोष के सभी कक्षक, एक उपकोष के सभी कक्षकों की एक उपकोष के सभी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। है ना? ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल आर डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, इन्हें अपसारी कक्षक कहते हैं। जैसे 2p एक कक्षक है, 2p एक उपकोष हो गया ना, इसके अंदर 3 प्रकार के हैं, 2px, 2py, 2pz। इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो 2px इज इक्वल टू 2py इज इक्वल टू 2pz होगा, ये डी जनरेटिव है। ऐसे ही जैसे मान लो p कक्षक है फॉर एग्जांपल, मान लो 3d है। आपको पता है डी में कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे होते हैं। क्या आपको डी के 5 डब्बों के नाम पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। पहले वाले का नाम है DXY, दूसरा वाला है DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इन सब के बारे में डिटेल में आपको कल पढ़ना है। अच्छा, तो जैसे इसके 5 डब्बे हैं तो 3 के 5 डब्बों की एनर्जी बराबर होगी जब तक कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाओगे। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये चेंज होंगे, इनकी एनर्जी चेंज होगी। वो चेंज होगी बाहर से किसी के आने के कारण। तो जब कोई बाहर से आएगा तो वो विद्युत क्षेत्र लगाएगा तो वहाँ चेंज होगी, अदरवाइज ये इन सब के लिए सेम रहती है। तो ये आपने जाना कि किस प्रकार से 3 क्वांटम संख्या होती हैं। अब आपको कक्षकों के आकार जानने कि S कक्षक कैसा होता है, P कैसा है, D कैसा है, F कैसा है, और फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इनकी ऊर्जाएं कैसे चलती हैं। फिर आपको जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसको भी पढ़ना है। तो यहाँ से कहानी अपन अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज कर रहे हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बाद में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन को तरंग देख करके बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन को तरंग देख के बात नहीं कर सकते, सॉरी कण देख के बात नहीं कर सकते, तरंग देख के बात करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को हम कण की तरह नहीं लेंगे, तरंग की तरह लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक तरंग है तो इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ वैसी तरंग है जो अगर मैं दोनों एंड से एक रस्सी को बांध दूं और फिर उसको हिला के छोड़ दूं तो जिस प्रकार की तरंग बनेगी वैसी ही तरंग होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। ये हमने सीखा। फिर हमने ये जाना कि श्रोडिंगर भाई साहब ने एक इक्वेशन दी थी जो इलेक्ट्रॉन की तरंग समीकरण है। एक बहुत अजीब सी इक्वेशन जिसमें हमने E का मतलब होता है कुल ऊर्जा, V का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, साई जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग का आयाम है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, डेल ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये सब पढ़ा। मोटी मोटी बात यह है कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन जब आएंगे तो वो आपको क्वांटम नंबर्स के रूप में मिलेंगे और वो ऑर्बिटल की जानकारी देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए 4 क्वांटम नंबर लगते हैं और ऑर्बिटल की जानकारी के लिए 3 लगते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। फिर हमने देखा कि जो चौथा वाला आता है वो प्रैक्टिकली आता है। प्रैक्टिकल इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूम रहा होता है।
फिर जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बात समझी कि श्रोडिंगर इक्वेशन को स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना ज़्यादा आसान है अपने रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। स्पेरिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं वो आर है, एंगल जो बन रहा है जेड एक्सिस से वो थीटा बन रहा है, इस पी का जो प्रोजेक्शन है वो पी डैश है, पी डैश तक आप जो पहुंच रहे हैं उससे जो एंगल बन रहा है वो फाई है। फिर हमने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स करी और समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होता है। हो सकता है फ्यूचर में किसी रेफरेंस में काम आ जाए, इसलिए हमने इसको पढ़ा। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि साई के मायने क्या है, तो हमें समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो हमारा साई है। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है, पर साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। साई स्क्वायर आपको ये बताता है अगर साई स्क्वायर का मान ज़्यादा है मतलब उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस बात को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये समझा कि कक्षक क्या चीज़ होती है। तो कक्षक नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक है। सर्वाधिक में कितनी? 90 से 95%। फिर हमने क्वांटम नंबर्स को देखा। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनको बोर्ड ने बताया था। ये शेल की जानकारी देते हैं। कक्षकों की संख्या n स्क्वायर होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षकों की संख्या का मल्टीप्लाई बाय 2 होती है। बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए यहाँ पर जो ऊर्जा है वो n और l दोनों पर डिपेंड करती है। एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप सिंपल n के मान से भी ऊर्जा को जज कर सकते हो। इस चीज़ को देखा अपन ने। फिर हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात की। ये हमें बताता है उपकोष के बारे में। इसके लिए काम की बात यह है कि इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो अगर अपना l जो है वो 0 है तो वो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 है तो p को कर रहा है, 2 है तो d को कर रहा है, 3 है तो f को कर रहा है। फिर n बराबर 1 के लिए केवल 0 है तो 1 के पास केवल s होता है। n बराबर 2 के लिए 0 और 1 है तो s के पास 2 के पास s भी होता है, p भी होता है। ऐसे 3 के पास 3 होते हैं, 4 के पास 4 होते हैं। p की शुरुआत 2 से होती है, d की शुरुआत 3 से होती है, 4 की शुरुआत f की शुरुआत 4 से होती है। ये हमने सीखा। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने सीखा, √L+1 h/2π। इसको याद रखना है। इसको h को अपन h बार भी लिख सकते हैं। ये हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। उपकोष में कक्षकों की संख्या, डब्बों की संख्या, उसका फॉर्मूला निकल कर क्या है? 2l+1। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता तो 2 से गुणा कर देंगे, वही चीज़ है। अच्छा, S में 1 डब्बा होता है, P में 3 डब्बे होते हैं। इसकी जानकारी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा जी, एक और चीज़ सीखी कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए अगर n का मान सेम है तो सबकी ऊर्जा सेम होगी। NS, NP, ND, NF सबकी ऊर्जा सेम होगी। जैसे 2s की ऊर्जा 2p के बराबर है क्योंकि n का मान सेम है, n का मान सेम है, n का मान सेम है। अगर n का मान सेम नहीं है तो n+l रूल से करते हैं। ये हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, ये एक के लिए, ये बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए, अगर n का मान सेम है तो जनरली l ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे NS से ज़्यादा ऊर्जा NP की होगी, NP ज़्यादा ND की होगी, ND ज़्यादा NF की होगी, अगर हमारे पास l का मान सेम है तो। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। ये अभिविन्यास के बारे में बताती है और प्रत्येक अभिविन्यास एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। तो इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है। तो -1 से 1 तक l, फिर 0, फिर 1 से वापस l तक। तो इस हिसाब से टोटल अभिविन्यास आ रहे हैं l + l, एक काउंटिंग और है 0, तो यहाँ से आ गया 2l+1। अच्छा, ये जितने अभिविन्यास हैं उतने ही सागर कक्षक होंगे, तो 2l+1 ही हमारे पास कक्षक हो गए। अगर 2l+1 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 होते हैं, तो 2 × 2l+1 होगा। मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हम लोगों ने इस हिसाब से चेक किया। फिर हमें समझ में आया कि जो 2px, 2py, 2pz है वो वास्तव में अभिविन्यास है x, y, z एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ हमने एक बात और समझी कि अगर एक ही उपकोष की बात हो रही है तो उसमें जितने भी कक्षक हैं वो सब बराबर ऊर्जा के होते हैं। जैसे 2p में 3 है, 2px, 2py, 2pz, तीनों सेम एनर्जी के होंगे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया हो। ऐसे d के अंदर 5 है, पांचों के नाम हमें याद रखने, xy, yz, xz, x² - y², z²। ये पांचों भी सेम एनर्जी के होंगे, बस एक ही शर्त है कि हमने क्या ना किया हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया हो। तो ये पूरी आज की क्लास थी। आई होप आपकी शुरुआत अच्छी हुई है ना। और अब आप इसको मेंटेन कर लें, रेगुलरली पढ़ाई कर लें, रिवाइज कर लें। कल की क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्वांटम संख्या के आगे पढ़ेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या रिवाइज करके आना, बिकॉज कल हम सवाल भी करेंगे। चलिए, बाय बाय।